आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इन्वेंटोरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें, इन्वेंटोरी वैल्यूएशन, और अगर किसी प्रकार के वैल्यूएशन में एरर आ जाता है, एरर करेक्शन, जिसको हम एरर करेक्शन वर्सेस चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल वर्सेस चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। मतलब आज हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस इन्वेंटोरी से रिलेटेड। आप आप में से सब जानते हो कि इन्वेंटोरी बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक आइटम है जो कि इनकम स्टेटमेंट में भी आती है और बैलेंस शीट में भी कंसीडर करते हैं। तो जब आप इसको वैल्यूएशन करते हैं तो पहले हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन एरर से रिलेटेड। वैल्यूएशन एरर, तो एरर दो ही प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम देखें, या तो हमने अंडर वैल्यूड कर लिया हो या हमने इसको ओवर वैल्यूड कर लिया हो कि भाई मिस्टेक हमसे स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हो गया है या स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो गया। तो इन सिचुएशन में इसका इंपैक्ट क्या होगा इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, और अगर ये गलती हमें नेक्स्ट ईयर मिलती है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा एज पर यूएस गैप। क्योंकि यूएस सीपीए हो या यूएस सीएमए हो, हमें यूएस गैप के अकॉर्डिंग ही इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ये वैसे रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में कवर होते हैं, लेकिन इस एडवांस लेक्चर में हमारा जो पर्पस होता है वो बहुत टेक्निकल चीजों को, जो सम टाइम बहुत डिटेल में हम कोर्स को पढ़ते समय डिस्कस नहीं कर पाते, उन चीजों को हम यहां पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे हैं सर अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, और इसका अकाउंटिंग इंपैक्ट भी हमें समझना। अगर हमने करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर में इस इंपैक्ट को ढूंढा तो उसको किस तरीके से हमने देना है। तो जो आज के लेक्चर की थीम है बेसिकली वो इन्वेंटोरी वैल्यूएशन से रिलेटेड है। ये कॉस्टिंग का पार्ट ज़्यादा है, तो सीपीए में, ये बीईसी में भी कवर होता है और फार में भी कवर होता है, यूएससीएमए में फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में कुछ कुछ जगह इसकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। दैट्स व्हाई इट इज ए कॉमन लेक्चर। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू और फिर इसका इंपैक्ट समझते हैं। अगर आप स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे, लेट्स से आपका फाइनेंशियल ईयर 2020 के रिस्पेक्ट में हम बात कर लेते हैं कि अगर मान के चलिए मेरा 2020 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट था और मेरी बुक्स में कुछ क्लोजिंग स्टॉक आने वाले थे। लेट्स से क्लोजिंग स्टॉक 75,000, ये मेरा 75,000 का क्लोजिंग स्टॉक मैंने वैल्यू किया विच इज अंडर वैल्यूड बाई 25%। ये क्या है, अंडर वैल्यूड बाई 25%। तो जब 2020 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बना रहा था तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 25% से अंडर वैल्यूड कर लिया। तो इसका जो इंपैक्ट है वो 2 सालों पे पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है तो 2000 की इनकम स्टेटमेंट में इसको मैंने 25% से अंडर वैल्यूड किया है। अगर इसकी एक्चुअल करेक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक, पहले तो देखें ये बच्चों को ये निकालते आता है कि नहीं, करेक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए स्टॉक की। मैंने 25% से इसको अंडर वैल्यूड किया है, व्हाट विल बी द करेक्ट वैल्यू। जरा चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग करेक्ट वैल्यू क्या है। कितने स्टूडेंट को करेक्ट वैल्यू नहीं आ रही, पहले तो ये देखें। कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको करेक्ट वैल्यू निकालते ना आए, और दिख ही रहा है क्योंकि कई बच्चे आंसर देने में इतना डिले कर रहे हैं। मतलब या तो
देखो मैंने बोला ना मिस्टेक्स आएगी। चलो अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, ये बहुत सारे स्टूडेंट गलत वैल्यू देने वाले हैं। 56,250। ओहो आशित 56 to 50 करेक्ट वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, तो करेक्ट वैल्यू आगे तो तब बढ़ूं जब बच्चों को ये तो पहले पता हो कि करेक्ट वैल्यू क्या है। कुछ बच्चों ने 93750 लिखा, भगवान जाने कैसे लिखा। ये अंडर वैल्यूड है 25%। कुछ बच्चे लिख नहीं रहे, अभी भी सोच रहे हैं। इससे कोई इमेज नहीं खराब हो जाएगी, आप आंसर दो कम से कम, मुझे पता तो चले। मैं तो क्लास के हिसाब से चलता हूं, क्लास के लेवल के हिसाब से। क्लास में आंसर नहीं देंगे जो बच्चे जिनको नहीं बन रहा है, तो फिर हो सकता है मुझे कुछ चीजें स्किप करना पड़ जाए, क्योंकि जिनने दे दिया मैं मान के चलूंगा कि सही आ रहा है। 25% से अंडर वैल्यूड है, मतलब अपने आप में ये 75% है। 56 to 50 लिख रहे हैं कई बच्चे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना। करेक्ट वैल्यू, तो करेक्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। 75,000 है, ये 75% है ना, अंडर वैल्यूड है तो ये 75% है, 25% ऑलरेडी कम है, तो 1 लाख इज द करेक्ट वैल्यू। तो सर इसका मतलब हमने हमारा स्टॉक जो है वो 1 लाख की जगह 75,000 रखा है। और ये बात अगर हमें 2021 में जाके पता चले, 2021 में हमें ये बात डिटेक्ट हो कि अरे यार वो तो स्टॉक तो 1 लाख का था और हमने तो उसको 75,000, तो मुझे बताइए ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, अकाउंटिंग एस्टिमेट है, या प्रिंसिपल है, या एरर करेक्शन है। व्हाट इज दिस? दिस इज एरर करेक्शन या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्या है? इट इज एरर करेक्शन। ये सर एरर करेक्शन है, क्योंकि जो बात हमको 2021 में जो स्टॉक 75,000 का था, तो आपको ध्यान रखना है कि एज पर यूएस गैप अगर आपको ये बात पता चल जाए कि कोई पिछले साल की मिस्टेक करंट ईयर में डिटेक्ट होती है, तो इस 25,000 का इंपैक्ट क्या होगा। इस 25,000 के कारण हमें जो इंपैक्ट देना है वो रिट्रोस्पेक्टिवली देना चाहिए या 2021 की इनकम में चेंज कर लेना चाहिए। आप लोगों से अगला क्वेश्चन मेरा ये, व्हाट डू यू थिंक, इसका इंपैक्ट ये 25,000 से हम हमारी इनकम को, कहां की इनकम को कम ज्यादा करें, 2021 की इनकम को चेंज करें, 2020 को करें, कहां करें। प्रोस्पेक्टिव, बहुत सारे बच्चे लिख रहे रिट्रोस्पेक्टिव, करंट ईयर। तो एक बात ध्यान रखिए, जब कभी भी किसी भी प्रकार का एरर करेक्शन होता है तो उसका इंपैक्ट नेट इनकम में नहीं आता है, नेट इनकम में नहीं आता है। नॉट टू बी गिवन इन दी नेट इनकम। नेट और नेट इनकम कहां निकलती है, करंट ईयर में निकलती है। तो आपको दो चीजें देखनी पड़ेगी। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपैरेटिव फॉर्म में बनाए हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाए, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव मतलब 2020 का भी बना है और 2021 का भी बना है, तो आप क्या करेंगे, 2020 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करेंगे, रीस्टेटेड कर लेंगे, रीस्टेटेड। और ये बात मैंने आपको मेन लेक्चर पढ़ाते हुए पहले दिन भी समझाई थी कि अगर किसी भी प्रकार का कोई एरर करेक्शन है तो वो कभी भी 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ ही नहीं सकता। सर रीजन बीइंग, जब ये मिस्टेक करंट ईयर की है ही नहीं, हम तो नेट इनकम करंट ईयर की निकालते हैं, तो ये तो मिस्टेक हमसे पिछले साल हुई थी। हमने जो 75,000 लिखना था, तो हम क्या करेंगे, नॉट ओनली पिछले साल की इनकम को रीस्टेटेड करेंगे बल्कि हमारे ओपनिंग स्टॉक को भी क्या करेंगे, कंसीडर सही करेंगे। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक भी इस साल हम कितना लिखेंगे, तभी इसका इंपैक्ट सही होगा। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को एज इट इज 75,000 लिखने दूंगा तो उसका इंपैक्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो स्टॉक पिछले साल अगर मैंने मेरा प्रॉफिट कम कर दिया था, तो इस साल ऑटोमेटिकली मैंने अगर 75,000 लिख दिया है तो मैंने अपना प्रॉफिट क्या कर दिया है, बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने खर्चा क्या कर लिया, कम लिख लिया। ओपनिंग स्टॉक किस साइड लिखते हैं हम लोग, एक्सपेंसेस साइड लिखते हैं।
तो आपको यह ध्यान रखना है कि एज पर यूएस गैप क्या बोलता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई एरर करेक्शन हो तो पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, रीस्टेटेड करना है। पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, रीस्टेटेड करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन सर 2020 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ही नहीं है हमारे सामने, मैंने कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर ही नहीं है। रीस्टेटमेंट मतलब पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से वापस बनाना पड़ेगा। आपने 2020 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है और 2021 में आपको ये बात पता चली और आपने अगर देख लिया कि अच्छा सर 2020 में मिस्टेक हुई है, तो आप उसको क्या करें, रीस्टेटेड कर लें। लेकिन सर अगर हमने कंपेरेटिव स्टेटमेंट पिछले साल का बनाया ही नहीं है, तो कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग मोर देन 1 ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एज पर यूएस गैप मैंने आपको पहले दिन सीपीए स्टूडेंट को जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, तो मैंने आपको 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 प्रायर ईयर और प्रीवियस ईयर कंपेयर। तो इट्स अ वेरी टेक्निकल पॉइंट कि व्हेनेवर देयर विल बी एरर करेक्शन, आप उसको क्या करेंगे, रिट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीकेशन पिछले साल का फाइनेंशियल। तो यहां ध्यान रखिए एरर करेक्शन हमेशा कैसे होगा, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एरर करेक्शन। लेकिन अगर सर कंपेरेटिव स्टेटमेंट बने ही नहीं है, तो फिर मुझे पीछे तो क्या जाऊं मैं, 2020 का तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर ही नहीं है, 2021 का ही है। सो व्हाट आई हैव टू डू, बिगिनिंग कौन सी, बिगिनिंग रिटेन अर्निंग को मुझे क्या करना पड़ेगा, बिगिनिंग रिटेन अर्निंग को मैं क्या कर लूंगा, रीस्टेटेड कर लूंगा। मतलब मैं अपनी ओपनिंग इनकम को इस सिचुएशन में बढ़ा दूंगा या कम कर दूंगा। सर ऑब्वियस सी बात है, मैंने लास्ट ईयर 75,000 लिखा, तो पिछले साल की जो अर्निंग है मेरी वो अंडर वैल्यूड होगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड लिखते हैं। तो जब क्लोजिंग स्टॉक को आप इनकम साइड लिखते हैं, तो लास्ट ईयर जो इनकम आपने 25,000 से कम कर ली, तो आपको आपकी रिटेन अर्निंग को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द इंप्लीकेशन ऑफ द एरर करेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टॉक वैल्यूएशन। तो एक तो स्टॉक वैल्यूएशन में हो गया एरर करेक्शन, इसी तरीके से स्टॉक वैल्यूएशन में एक होता है चेंज इन एस्टीमेट और एक होता है प्रिंसिपल। तो मुझे बताइए दोनों में चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के बारे में हम बात करें, तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट और चेंज ऑफ प्रिंसिपल में सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि किसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली देते हैं, किसका प्रोस्पेक्टिवली देते हैं। पहले देखिए बाकी बच्चों को पता क्या है, उसके हिसाब से ही तो क्लास की टोन सेट होती है। बताइए प्रिंसिपल्स हैं या वो है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो चेंज इन अकाउंटिंग, चेंज इन एस्टीमेट होगा वो प्रोस्पेक्टिव होता है, और ये क्या होता है हमेशा, रिट्रोस्पेक्टिव होता है। तो एस्टीमेट इज अ चेंज, एस्टीमेट मतलब जो एस्टीमेट आपने पीछे लिया था अगर वो प्रूवन रॉन्ग हो जाए, करंट ईयर में आपको पता चले कि ये यार जो हमने पीछे एस्टीमेट किया था ना वो हमारा रॉन्ग हो जाए, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिवली देंगे। लेकिन अगर कोई प्रिंसिपल था तो उसको हम रिट्रोस्पेक्टिवली देते हैं। तो एक आपको एक्सेप्शन बता, सर चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एग्जांपल, अब एग्जांपल समझते हैं। अब इसको बड़े ध्यान से समझना, ये एक बहुत टेक्निकल पार्ट है ये। अभी हम बात कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल वाले की बात कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल,
ये प्रिंसिपल का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। प्रिंसिपल मतलब अगर इंडियन स्टूडेंट और समझे तो अकाउंटिंग पॉलिसी। प्रिंसिपल मतलब अकाउंटिंग, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, जिसको यूएस गैप में प्रिंसिपल वर्ड बोलते हैं, आईएफआरएस में पॉलिसी बोलते हैं। सो अगर मैं अर्लियर वेटेड एवरेज कह लें, वेटेड एवरेज से अपने स्टॉक का वैल्यूएशन करता था, नाउ मुझे मूव ऑन करना है फीफो पे। तो इसको हमने क्या माना है, चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कह लीजिए, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कह लीजिए। तो मान के चलिए वेटेड एवरेज से मेरे स्टॉक आता था 75,000, और अगर मैं करंट ईयर में मैं आपसे पूछूंगा 2019 में मैंने मेरा स्टॉक लिया 2019 में 75,000, 2020 में मेरा स्टॉक 80,000 था वेटेड एवरेज से, और 2021 में मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे जो मेरा स्टॉक है वो वेटेड एवरेज से वैल्यूएशन नहीं करना है, वो मुझे किससे करना है, फीफो से करना है। वेटेज से मेरा लेट से 1 लाख आता था, ये मेरा स्टॉक है, और फीफो से लेट से 80,000, इधर 90,000, और ये 1,20,000, ये तीन मेरे पास वैल्यूएशन। और 2021 में मैंने ये डिसीजन ले लिया कि यार मैं अब जो है ना वेटेड एवरेज के हिसाब से 1 लाख आ रहा है, फीफो के हिसाब से 1,20,000 आ रहा है। तो एज पर यूएस गैप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन, अगर दोनों मेथड गैप में परमिटेबल है, गैप यूएस गैप क्या बोलता है, दोनों मेथड को एक्सेप्टेबल है कि यू कैन गो विद द मूविंग एवरेज वेटेड एवरेज, और यू कैन गो विद द फीफो ऑल्सो। दिस इज तो वन परमिटेबल मेथड से दूसरी परमिटेबल मेथड पे अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का इंपैक्ट कैसे दिया जाता है, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन दिया जाता है। तो रिट्रोस्पेक्टिवली कब दे पाओगे, जब आपने 2020 कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, और मान के चलिए मैंने 2020 का और 2021 का ही कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है। मुझे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इंपैक्ट कैसे देना चाहिए, आप लोगों को मौका देता हूं। मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा एक क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, तो क्या करोगे आप लोग, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हमने रिट्रोस्पेक्टिवली 2019 के बारे में बात करें तो 2019 का जो स्टॉक है उसकी वैल्यू 15,000 से हमें क्या 5,000 से सॉरी बढ़ाना पड़ेगी, 5,000 से। बट हमारे पास तो सर 2020 का ही डेटा है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले 2019, ये 2020 का है ना, और 2021 का डेटा, रिट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीकेशन। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, इस 5,000 का इंपैक्ट 2019 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर ही नहीं है सर। तो यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर दो सिचुएशन आएगी कि सर जो 2019 से रिलेटेड चीजें थी, ये जो 5,000 से हमें क्या करना है, हमारा स्टॉक की वैल्यू बढ़ाना है ना, ये स्टॉक इंक्रीज करना है, वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाना है। यहां पे भी बढ़ाना है, यहां पे भी 10,000 से बढ़ाना है। यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, यहां पे तो कुछ करना ही नहीं, भले ये स्टॉक दिया है तो हम तो 2021 का तो कोई इंपैक्ट ही नहीं होगा, 2021 से चेंज कर रहे तो हम तो ये तो फालतू दिया हुआ एक तरीके से, आप तो केवल इसको स्टॉक को वैल्यूएशन कर लेंगे। 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि रिट्रोस्पेक्टिव इंप्लीकेशन जब आप देते हैं तो आपने अगर कभी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड नहीं है तो 2019 में तो चेंज नहीं कर सकते। तो 2020 की बिगिनिंग रिटेन अर्निंग में यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा,
बिगिनिंग रिटेन अर्निंग में कितना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2020 का तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप रीस्टेटेड कर सकते हो, तो बिगिनिंग रिटेन अर्निंग को 5000 से वापस आप क्या कर लोगे? बिगिनिंग रिटेन अर्निंग को तो सर हम क्या कर लेंगे, वापस से रीस्टेटेड कर लेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है ना। तो बिगिनिंग रिटेन अर्निंग को हम क्या करेंगे, 5000 रुपए से इंक्रीज कर देंगे। कौन सी की करेंगे सर, 2021 की करेंगे कि 2020 की करेंगे? 2020 की करेंगे सर, क्योंकि इंपैक्ट 2019 से रिलेटेड है। तो अर्लीस्ट पीरियड ऑफ प्रेजेंटेड में जाकर इसका हम इंपैक्ट दे देते हैं। अब कई बच्चे मुझे मेल पे इसका क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे, तो अभी पूछ लीजिए। हर चीज को मेल पे जवाब भी नहीं दिया पाएगा। कई लाइव क्लास में अगर किसी स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आई है, तो बहुत सारे मेल का रिप्लाई भी मुश्किल हो जाता है कई बार। जब कोई चीज, कोई छोटा सा पॉइंट है, तो क्योंकि अभी हम एक फ्लो में, मेल पर उन्हीं चीजों का डाउट दिया जाता है जो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि मेल पर डिफिकल्ट होगा इस एग्जाम्पल को बनाना। इसलिए लाइव क्लासेस में भी बहुत सारे डाउट्स सॉल्व होंगे, और कुछ डाउट्स जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो मेल पे सॉल्व होते हैं। नहीं तो कोई भी स्टूडेंट में से 4 दिन बाद पूछे कि सर वो आपने एग्जाम्पल दिया था, तो वो एग्जाम्पल मैं उस टाइम थोड़ी बना सकता हूं। हमें रिटेन अर्निंग में इंपैक्ट तब देना होता है जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट ईयर का नहीं, ये इंपैक्ट किस साल का है, इसमें तो हम रीस्टेटेड कर लेंगे। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेटमेंट कर लो, वापस से बना लो, 80 की जगह उसको 90 डाल लो। तो ये इंपैक्ट तो 2020 का तो कंपैरेटिव बना ही हुआ है सर, 2019 का नहीं बना, इसके लिए तो हम रीस्टेटेड कर ही नहीं सकते ना। ये इंपैक्ट 2020 का थोड़ी है, ये इंपैक्ट तो 2019 का, तो रिट्रोस्पेक्टिवली जाके देना है, तो 2019 का बने ही नहीं है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें बिगिनिंग रिटेन अर्निंग को क्या करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे प्लीज रिपीट अगेन, क्या रिपीट करें बेटा, उसमें वो भी लिख दिया करो। अब इतना सारा हमने बोल दिया, तो कंसंट्रेशन भी रखना पड़ेगा, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर हमें, अच्छा एक सब अपने अपने डाउट लिख दो, तो मैं सबको एक साथ कंसोलिडेट कर लो। इफ मेथड इज चेंज फर्स्ट टाइम सिंस स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, देन इफेक्ट विल बी गिवन फॉर ऑल द प्रीवियस ईयर। हाँ बिल्कुल, अल्टीमेटली सारे आपने बिल्कुल, कवलप्रीत बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। इफ द मेथड इज चेंज फर्स्ट टाइम सिंस द स्टार्ट ऑफ बिजनेस, द इफेक्ट विल बी गिवन ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमको सारे के सारे पीछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा, रीस्टेटेड करना पड़ेगा। लेकिन सर यहां पर हमने यहां का तो रीस्टेटेड कर सकते हैं क्योंकि कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, बट व्हेन द कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट एडजस्ट द बिगिनिंग रिटेन अर्निंग, क्योंकि रीस्टेटेड तो पॉसिबल ही नहीं ना, 2019 का बना ही नहीं है। तो ये जो 5000 का इंपैक्ट है, हम क्या करेंगे, रीस्टेटेड, इसको तो हमने नया बना लेना है। तो नया बना लेना है, तो रिटेन अर्निंग में क्या इंपैक्ट आएगा, और जब इधर को सही कर लिया तो इधर तो कुछ इंपैक्ट आना ही नहीं है, इसमें तो करंट ईयर का। तो ये कई बार ऐसी चीजें वो आपको टेक्निकली डाल देते हैं, और आप इधर ये 15 कुछ 15 5 20 लिख रहे हैं, दिस इज नॉट द करेक्ट। आपको केवल 2020 की बिगिनिंग रिटेन अर्निंग को क्या करना है। तो मैं नटशेल में बोल रहा हूं कि when you are shifting from one acceptable principle to another accepted principle, this effect should be given retrospectively, and retrospectively consider two things. First thing, if the comparative financial statement is prepared, you have to simply restate it, but if in case of absence of comparative financial statement, you have to adjust beginning retained earning, और beginning retained earning कौन सी, we have to adjust अर्लीस्ट मतलब 2021 की नहीं, 2020 की बिगिनिंग रिटेन अर्निंग को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अब यूएस गैप एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को अंडरस्टैंड करता है। वो बोलता है कि आप, ये एक एक्सेप्शन में कवर किया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान रखना, हर जगह काम आता है। एक्सेप्शन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को अंडरस्टैंड करते हुए यूएस गैप ने एक चीज बोल दी कि आप किसी और मेथड से फीफो टू लीफो शिफ्ट हो गए ना, टू लीफो, बार बार बोल रहा हूं, टू लीफो टू अदर नहीं बोल रहा हूं, ऐसा समझिए, अदर टू लीफो।
क्योंकि यूएस गैप में अकेले लिफो मेथड परमिटेबल है, बाकी किसी जगह लिफो मेथड परमिटेबल नहीं। आईएफआरएस लिफो मेथड को डिनाई कर चुका है, लेकिन यूएस गैप ने आज भी इसको कंसीडर कर रखा है, क्योंकि यूएस गैप जो है वो प्रिंसिपल बेसिस काम करता है, रूल बेस्ड काम नहीं कर, सॉरी रूल बेस्ड काम करता है यूएस गैप, प्रिंसिपल बेसिस पे आईएफआरएस चलता है। तो अदर टू लिफो आ रहे हैं ना, अदर टू लिफो मतलब पहले फीफो फॉलो कर रहे थे या वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे थे या मूविंग एवरेज फॉलो कर रहे थे। अभी वेटेड, मूविंग, फीफो, लिफो इन्वेंटरी वैल्यूएशन में सीखेंगे, अभी आप ये मेथड के नाम ध्यान रखिए। तो अदर टू लिफो, अदर टू लिफो हमेशा एस्टीमेट माना जाता है। अब कोई बच्चे पूछ सकते क्यों, तो क्यों का आंसर है रूल्स। रूल के पीछे लॉजिक नहीं ढूंढे जाते, लॉजिक हमेशा प्रिंसिपल के पीछे देखे जाते हैं कि क्या है। लेकिन यहां स्पेशली यूएस गैप ने लिखा है कि आपने अगर अदर मेथड से लीफो पे शिफ्ट हुए तो इसको एस्टीमेट मान लो, और लीफो टू अदर हुए हैं, ये ध्यान रखना बड़े काम की चीज है। इट इज प्रिंसिपल, ठीक है। तो सर प्रिंसिपल का हमेशा इंपैक्ट कैसे दिया जाएगा? प्रिंसिपल का इंपैक्ट हमेशा कैसे दिया जाएगा? अगर मान के चलिए ये वेटेड एवरेज की जगह ये मैंने ऐसा लिख दिया होता, ये वेटेड की जगह मैं लाइफो लिख देता यहां पे, तो मुझे बताइए कंप्लीट सिनेरियो क्या होता? ये मुझे हटाना पड़ेगा फिर। 2021 में मैंने डिसीजन लिया, तो क्या आंसर आता आपको? 2021 में मैंने सोचा कि मैं तो अब लीफो पे शिफ्ट हो जाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चेंज इन एस्टीमेट तो है बेटा, इंपैक्ट की बात हो रही है, इंपैक्ट क्या देंगे? असली बात तो वही है जो बच्चे इंपैक्ट बताएं। तो सर हमने कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये तो पीछे की चीजें हैं, ये कोई एरर करेक्शन थोड़ी है। तो हमने क्या करना है, ये पीछे की चीजों का कुछ छोड़ देना, ये कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, ये तो आपका लास्ट ईयर का डेटा। अगर आपको ऐसा दे दिया जाता कि 2021 के हिसाब से भी 1 लाख का स्टॉक है और लीफो पे अगर शिफ्ट होते तो 120 आता है, तो फिर आप बोल सकते हो कि सर 20,000, हम तो यहां पर हमारी नेट इनकम कितने से बढ़ जाएगी, ये 1 लाख है। तो हमें पीछे का इंपैक्ट नहीं देना, मैं प्रोस्पेक्टिवली 20,000 की इनकम को किस में बढ़ा देना पड़ेगा? नेट इनकम में बढ़ा देना पड़ेगा। तो कुछ बच्चों ने मुझसे मेल पे भी डाउट पूछे थे, सर चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग एरर। अभी भी मैंने ये पूरी तरीके से नहीं बताया, क्योंकि इसका पूरा चैप्टर है, जब हम कवर करेंगे तो वहां पे डेप्रीशिएशन, सो मेनी थिंग्स कवर होगी। लेकिन आज हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो स्टॉक से रिलेटेड था, तो स्टॉक के रिस्पेक्ट में मैंने आपको 3 चीजें कवर की हैं कि सर नेट इनकम के ऊपर क्या किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए प्रोस्पेक्टिव इंप्लीकेशन में, अब बच्चे बोल रहे फिर से एडजस्टमेंट अगेन, बेटा एडजस्टमेंट अगेन मैंने ये बोला कि जो 1 लाख की चीज थी उसको 1,20,000 पे इम्पैक्ट कर लिया, तो 20,000 रुपए से अपनी करंट ईयर की इनकम को बढ़ा देंगे, एज सिंपल इज। जो क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का था वो 1,20,000 का करना है, तो मुझे 20,000 को अपनी नेट इनकम में क्या करना पड़ेगा? पीछे को भूल जाते हैं, पीछे को क्या है भूल जाते हैं। ये 90,000 का जो स्टॉक था लेट से, क्योंकि पिछले साल का अगर लीफो है 80,000 का था वेटेड एवरेज, और में अगर लीफो पे 120 आता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 40,000 से मेरी करंट ईयर की इनकम को बढ़ा देना है। और किसी के मन में कोई डाउट? चलिए, तो हमने यहां पे बात करी कि सर अकाउंटिंग एस्टीमेट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। लेकिन जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसको समझेंगे और भी डिटेल में समझेंगे
कि सर इसका नेट ऑफ टैक्स का इंपैक्ट क्या होता है, कंटिन्यू ऑपरेशन है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। लेकिन मैंने अभी आपको इतना बताया कि सर स्टॉक में वैल्यूएशन में एरर भी हो सकता है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट भी हो सकता है और चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी हो सकता है, और इसका इंपैक्ट हम नेट इनकम में क्या देने वाले हैं दैट विल वी हैव टू कंसीडर। अब एक बहुत सिंपल सी चीज आज हम सीखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझको मेल करके पूछते हैं सर ये हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते नहीं आता। कई बच्चों के मेरे को मेल आए तो मुझे मजबूरी में समझाना पड़ रहा है ये, क्योंकि बहुत सरल सी चीज़ है। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उनको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। ये 11-12 क्लास की कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल वी विल कवर, क्योंकि स्टूडेंट के स्पेशली मेल आए मेरे पास कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, हमको समझ ही नहीं आया उस दिन। चलिए, तो फिर मैंने सोचा कि हम जरा आपको 12 क्लास में ले चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए। ट्रेडिंग अकाउंट में अभी यूएस के आप नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको 12 क्लास का ट्रेडिंग अकाउंट समझा रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक यहां आता है आपका, ये डब्बा भी खींच लेते हैं थोड़ा सा ताकि, और देखो आपको बिल्कुल इंटरप्रिटेशन सिखा दे पूरा टेक्निकल। आज के बाद आप सभी को क्लोजिंग सीओजीएस का कॉन्सेप्ट हमेशा समझ में आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे अमाउंट के लिए एक अलग से बॉक्स बना लिया, और ये मैंने सेल्स के लिए भी एक अलग से बॉक्स बना लिया। ये चीज़ें मेन क्लास में कवर नहीं हो सकती, क्योंकि मेन क्लास में पॉसिबल नहीं है कि 12th क्लास की चीज़ें पढ़ाएं, इसीलिए तो एडवांस लेक्चर सभी अटेंड करें, क्योंकि ये मेन क्लास का पार्ट नहीं है। अब मान के चलिए आपके पास लेट से ओपनिंग स्टॉक है 75,000, ये लास्ट ईयर का बचा हुआ 75,000। ड्यूरिंग द ईयर आप जो भी परचेस करेंगे, सभी जानते हैं अगर ट्रेडिंग अकाउंट आपने 12 क्लास में बनाया है 1,25,000, लेट से अज्यूम किया 1,25,000 की मैंने परचेस करी, और मान के चलिए मैं 20% ग्रॉस प्रॉफिट लेता हूं, तो मैं आपको एनालिसिस समझा रहा हूं। एनालिसिस अगर मान के चलिए 20% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स लिख देता हूं या कॉस्ट लिख देता हूं, है ना। अभी मेरे पास टोटल माल कितना है सर, ये अगर देखा जाए 2 लाख का मेरे पास टोटल है। अगर ये सारा का सारा मैं बेच दूं, सारा का सारा है ना, ये 2 लाख है, मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं, तो कि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है 20% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, तो 2 लाख के ऊपर 20% कितना होगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख का 20% होता है 40,000। तो ऑब्वियसली बात है मेरी सेल्स कितनी हो गई, ये सेल्स, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो सेल्स होता है ना। अब सीओजीएस समझ लेते हैं, और यहां क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। यहां पे क्लोजिंग स्टॉक, बट इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं बचा, नील, क्योंकि सारा का सारा माल बेच दिया था सर। तो आप टैली करके देख लो टोटल, दोनों तरफ बराबर है ना। 2,40,000, यहां पे भी हमने 2,40,000, ये देखो टैली हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में मैं कई बार लिखता हूं कि सेल्स लेस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम उसको, सीओजीएस बोलते हैं ना। तो चलिए इस क्वेश्चन में सेल कितनी है 2,40,000, एक ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 40,000 माइनस किया तो क्या आ गया आपका 2 लाख सीओजीएस आ गया। अब ये कई बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर एक तरफ तो आप बोलते हो सेल्स में से जीपी माइनस कर दें तो सीओजीएस आता, मैंने देखो ये आ गया, और एक तरफ सर आप ये भी बोलते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो भी आप बोलते हैं कि सर सीओजीएस आता, तो इसमें भी प्रूफ कर लीजिए, इसमें प्रूफ कर लेते बेटा। ओपनिंग स्टॉक कितना है 75,000, परचेस कितनी है 1,25,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 0 ही है ना, देखो नील लिखा, तो सीओजीएस कितना आ गया सर 2 लाख।
तो अब अगर एक बात और ध्यान रखना है, ये तो बहुत छोटा सा नॉमिनल सा एनालिसिस था। ये देखिए दोनों चीजें हमने दोनों कर ली, सेल्स माइनस जीपी इक्वल टू सीओजीएस और ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। सर अगर यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक कुछ और रख देते, लेट से अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बचा देता हूँ 20,000, तो मेरा जीपी फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो गया, अगर मैं चेंज कर रहा हूँ ना 2,60,000, ये 2,60 हो गया, तो ऑब्वियसली बात है मेरा जीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे 60,000 हो जाएगा। तो अगर मेरा जीपी 60 हो गया, ये देखो जीपी मैंने चेंज किया, मैंने पहले क्लोजिंग स्टॉक बचा लिया, तो 240 प्लस 20 260 हो गया, और 260 में से मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, ये ना, अब 240 में से 60 माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा सीओजीएस। तो देखो मैं चेंज कर रहा हूं, तो 240 में से 60 गया तो 180 मेरा सीओजीएस बचा। सर यहाँ पे भी वही बचेगा? हाँ बेटा वही बचेगा, बस यहाँ पर जो 125 की जगह यहाँ पे क्या लेकर आओ, 20,000 लेकर आओ, तो 2 लाख में से 20,000 जाएगा, तो देखो दोनों से सेम आता है 1,80,000। कई बच्चों ने पूछा था इसलिए बता दिया, हो सकता है कुछ बच्चे बोर हो गए, बट सच्चाई है कि ये है, इस तरीके से आपको करना। तो थोड़ा सा टेक्निकली और चले जाते हैं। अब अगर क्वेश्चन में आपको सीओजीएस और परचेस दोनों दे दी जाए, तो अगर क्वेश्चन ने सीओजीएस दे दिया तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ये परचेस वर्चेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पता है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। कई बार क्वेश्चन में आपको परचेस दी होती है सीपी एग्जाम में और बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब दे दिया। ये देखो मैं बाहर लिख दे रहा हूं, ये ना, अब ये टेबल को मैं हटा दे रहा हूं। अब अगर ये इसको इंफॉर्मेशन को, ये तो सबको समझ में आ गया हो कि सर, अब अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर नहीं लिखा होता, क्योंकि वहां तो कोई यूएस गैप में ट्रेडिंग अकाउंट तो है ही नहीं सर, ये ओपनिंग स्टॉक परचेस ये सब अगर सिंपल ये सारी चीजें यहां लिखी होती, और साथ में क्वेश्चन ने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे दे, और ये जीपी हटा दे, अभी जीपी हटा दे रहा हूं मैं, और क्वेश्चन बोले कि परचेज भी दे दिए, परचेज भी क्वेश्चन ने लिख के दे दी, मान के चलो आपको 75,000, क्वेश्चन ने आपको सेल्स भी लिख के दे दी, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे सर परचेज का क्या करना है सीओजीएस में, इसीलिए, और क्लोजिंग स्टॉक भी दे दे। ओपनिंग लिख लिया हमने, ओपनिंग भी दे दे। जरा बताना इस एग्जाम्पल में परचेस हमारी 125 है ना, सॉरी, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, ऐसे लिख के दे दे वो, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, मैं देखना चाहता हूं कौन बच्चे गलत कर रहे हैं, और कुछ बच्चे नहीं लिख रहे हैं, कुछ तो लिख ही नहीं रहे। अब सोचो 24 बच्चों में से 3 बच्चों ने आंसर दिया, बाकी को समझ ही नहीं आया मतलब कि क्या पूछ रहे हैं सर। मैं तो देखना चाह रहा हूं कौन कौन आंसर नहीं लिख रहा है, मेरे को आइडिया लग जाता है क्लास का। लिखो, जो बच्चे नहीं लिख रहे उन्हीं से बात कर रहा हूं, जो लिखते जा रहे हैं वो तो सिंपल ठीक है। अरे सर सिंपल बात है, सेल में से सीओजीएस माइनस कर दो, सिंपल है। 240 में से देखो ये परचेज, अरे सीओजीएस जब अगर आपको दे दिया गया है ना क्वेश्चन में, तो ऑलरेडी इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है, ये का कोई मतलब नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सीओजीएस में एडजस्ट हो चुके हैं। ये नहीं भी दिया होता तो भी आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते थे। तो सीधी बात है सर 60,000 हमारा जीपी आएगा। तो परचेज वर्चेज को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है हमें। सीओजीएस का मतलब ही यही है कि ओपनिंग, सीओजीएस का मतलब ही हम निकाल चुके हैं कि सर ओपनिंग प्लस परचेज
माइनस क्लोजिंग। जब ये इम्पैक्ट ऑलरेडी दे चुके हैं तो हम बार बार परचेस वर्चेस को क्यों देखें। तो जब कई बार स्कूल में आपको बताते होंगे कि अगर क्वेश्चन में सीओजीएस दे दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग वगैरह कुछ नहीं आएगा फिर, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, एडजस्टेड, ये कुछ नहीं आएगा। ये क्यों कुछ नहीं आएगा सर, ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है, तो इसकी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सीधे यहां क्या लिखो, इसकी जगह सीधे लिखो सीओजीएस। तो सीओजीएस जब सीधा आ जाता है तो ट्रेडिंग वगैरह में हम लोग कभी भी वो नहीं लिखते। तो सीधी बात है, हमारा यहां पे जीपी क्या आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन में कई बार आपको परचेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के साथ में सीओजीएस दे दिया और सीधे आपसे जीपी निकालने की बोल रहे हैं, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑलरेडी परचेस, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट दिया जा चुका होता है। तो जब उस चीज का इंपैक्ट दे दिया गया है तो हमें अलग से उसका इंपैक्ट देने की ऐसा जरूरत नहीं होगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का सिंपल फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला नहीं कहेंगे इसको, लॉजिक कहेंगे, सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब कई बच्चे ना एक ग्रॉस प्रॉफिट में भी एक कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो भी मैं देखना चाहता हूं कौन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मान के चलिए आपको 25,000 रुपए सेल दी हुई है और बोला गया है 20% प्रॉफिट, ये कई बच्चों ने गलत किया हुआ है, इसीलिए मैं दोबारा ये समझाने की क्लास में जरूरत नहीं है। सब सीपीए यूएससीएमए के स्टूडेंट हैं तो आना चाहिए, बट कुछ बच्चों को नहीं आता, तो हमें तो सबके साथ चलना है, सबका साथ सबका विकास करना है हमें। 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है, तो बताइए प्रॉफिट कितना आएगा। मैं देखना चाहता हूं किसको ये बात नहीं पता है, क्योंकि मैं क्लास में अपनी पेस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करता हूं प्रॉफिट कितना होगा। क्योंकि किसी जमाने में मुझे भी नहीं आता था, जब मैं बायोलॉजी से कॉमर्स में शिफ्ट हुआ था, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं भी बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा था, बिलो एवरेज, नॉट एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट रह चुका हूं मैं। हाँ, वो बात 10-15 साल पुरानी है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता था कि कैपिटल क्रेडिट साइड क्यों लिखते हैं। तो इंप्रूवमेंट तो कभी भी डे पे किया जा सकता है हार्ड वर्क से, तो इसमें किसी को शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर किसी से नहीं बने, अगर मुझे आ सकता है तो दुनिया में सबको आ सकता है। देखो आंसर गलत गलत आना शुरू हो गया ना। आशित, मैंने पूछा ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कई बच्चे लिख रहे 4167, कुछ लिख रहे 6250, कुछ लिख रहे 30,000 प्रॉफिट, बताओ। मैंने तो प्रॉफिट पूछा ही नहीं है इस क्वेश्चन, मैंने तो 30,000 तो प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। कुछ बच्चों ने 30,000 भी लिख दिया, बताओ अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो 30,000 तो प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। 20,000, ओहो 20,000 प्रॉफिट। मैंने क्या पूछा, जीपी पूछा, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है मैंने, प्रॉफिट 20,000 कहां से हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी समझ ले। बाकी जो बच्चे नहीं लिखते हैं वो क्या, किस इंतजार में रहते हैं। 4167, चलो बच्चों जैसे समझते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ये सबको पता है ना कि कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेल्स आती है। अब क्वेश्चन में आपने बोल दिया सर प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट तो दे नहीं रखी है, तो जो नहीं दे रखा उसको एक्स मान लो, प्लस 20% ऑन एक्स। इतना मैथ्स तो आता ही होगा ना। एक्स जो नहीं गिवन है उसको एक्स मान लिया, कॉस्ट नहीं गिवन है, और प्रॉफिट 20% ऑन एक्स है, तो इज इक्वल टू सेल्स। तो सर 1.2x इज इक्वल टू 25,000, तो x इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाई 1.2। तो सर इसका मतलब कॉस्ट आ गई मेरी, x मैंने कॉस्ट मानी थी ना, ये आ गई मेरी 20,833।
तो अब देखो 5-5 हज़ार आंसर देने वाले बच्चे में तो बड़ा सरप्राइज था। 25,000 माइनस 20, 833। मैं तो एक पल के लिए घबरा गया था। इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे, उन्होंने 4167 दिया। मैंने यार इनका आंसर गलत तो नहीं है, और फिर मेरे को इसलिए चेक करना पड़ गया क्योंकि कुछ क्लास में अच्छे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने 5,000 आंसर दिया। मैं वाकई सरप्राइज हूँ, नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, लेकिन वो सोचें कि वो मैंने 25% का, मैंने तो 20% लिखा था ना, या मैंने गलत कर दिया नींद में? नहीं, ठीक है, हाँ सही तो है, 20% ही तो कर रहा हूँ। बताइए, क्लास में कुछ अच्छे स्टूडेंट बैठे थे, वो 5,000 आंसर दे रहे, नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 5,000 लिखेंगे। राजविंदर, अब नाम क्या लें बाकी सबके, और 5,000 कैसे निकाल लिए बेटा आप लोगों ने? या तो आप लोगों ने जल्दबाजी में आंसर दे दिया सीधे। 20% कॉस्ट लिखा है ना, कॉस्ट, ये सेल है। वो तो इनमें इस क्लास में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे, तो मैंने थोड़ा ध्यान से सॉल्व किया। मैं तो 5,000 ही सही समझ रहा था। 4167, और जो 20,000 आंसर दे रहे हैं वो, अब ये अगर ये तो बेटा सिंपल सा मैथ्स है, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। इतना सबको पता होना चाहिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। और कोई बच्चे 1 लाख लिख रहे हैं, पता नहीं कुछ बच्चे 25-20 हज़ार भी दे रहे हैं। अच्छा, मैंने बोला वो था, ओके ओके, मैंने 20% ही तो लिखा है यहाँ पे। मेरे बोलने में हो सकता गलती हो गई हो, लेकिन मैंने यहाँ लिखा तो 20% ही है, तो लिखा हुआ मैंने बोला हो सकता। अच्छा, मैंने बोला 25% और मैं लिख 20 रहा हूँ, ठीक है, तो मुझसे मिस्टेक हो गई होगी बोलने में। बट इस तरीके से जिनका आंसर नहीं, अच्छा जिनका 20 आया वो तो कोई बगैर कोई लॉजिक के करें, तो 4167, ठीक है जी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो ये क्लास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो आप हमेशा इस फॉर्मूले को पकड़ के चलिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो हमने यहाँ पे कॉस्ट x मान ली जो मिसिंग थी, और 20% ऑन x मान के इस तरीके से हमने इसको क्या किया है, सॉल्व किया। इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे सर, 20% ऑन कॉस्ट है, 20% क्या है कॉस्ट पे, तो कॉस्ट पे अगर 1/4 है, सॉरी 1/5 है, 20% 1/5 हुआ ना, 100 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 100 करें तो 1/5 है। तो कॉस्ट से सेल एक हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो 1/6 निकाल लीजिए सीधे, 1 डिवाइडेड बाई 6, तो सर सीधे भी निकल आता। आपने 25,000 दिए इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया। ऐसे भी कर, लेकिन ये रट्टाफिकेशन तो नहीं है, ये भी लॉजिक ही है। लेकिन अगर मान के चलो एग्जाम में 19% दिया होता या 19.5% दिया होता, तो फिर क्या करते? तो फिर इस तरीके के लॉजिक से आप क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। तो कई बच्चे इसमें अटक जाते हैं। जिन लोगों ने आंसर सही दिया और जिन लोगों ने गलत लिखा है, वो थोड़ा सा देखें कि इसमें इस तरीके से करना। जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं वो ऑडियंस ना बने, पार्टिसिपेट करेंगे तो क्लास का लेवल पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग टीचर की, क्योंकि वर्चुअल क्लासेस हैं, अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मैं तो फिर अपनी स्पीड से पढ़ा दूंगा, मुझे थोड़ी पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है। तो हमने चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के बारे में समझा। अब एक एरर करेक्शन का और एग्जाम्पल हम बना लेते हैं और देखते हैं। अगर मान के चलिए मैं 2020, ये स्पेसिफिक चैप्टर्स में कवर है, 2020 का मैंने 2,50,000 प्रॉफिट शो किया है, बड़े ध्यान से समझना। और मैंने ओपनिंग स्टॉक 20% से ओवर वैल्यूड कर रखा है। मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन लेवल चेक करना चाहता हूं, और 25% से अंडर वैल्यूड कर रखा है क्लोजिंग स्टॉक। 2020 का ओपनिंग स्टॉक जो है 20% से ओवर वैल्यूड है और क्लोजिंग 25% से अंडर वैल्यूड है। ये मैंने आपको 1,20,000 दिया हुआ है, और ये मैंने दिया हुआ है 60,000 से। चलिए मुझे करेक्ट प्रॉफिट बताइए। ये मेरा स्टॉक है, ये वैल्यू ऑफ द स्टॉक। करेक्ट प्रॉफिट बताना है। मैंने प्रॉफिट शो करा 2.5 लाख रुपए, ये मेरा प्रॉफिट है। एग्जाम का क्वेश्चन है, ये बुक्स में दिए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन।
2020 का करेक्ट प्रॉफिट कितना होगा? सबको आंसर देना है। इक्कीस आंसर आने चाहिए, 5 आए हैं। और 5 में से 2 डिफरेंट आंसर, 2 3 नहीं 3 4 डिफरेंट आंसर आ गए। हिमांशु लिख रहे हैं 1,71,000। मोहम्मद लिख रहे हैं 241। नीतीश का आ रहा 230। जैस्मिन 230। देखो एक ही क्लास में 3 आंसर आ गए और अभी भी देखते हैं सही आंसर भाग। अभी 21 आंसर आए नहीं मेरे पास। तो 21 आंसर आना चाहिए। एक मिनट का समय और देते हैं, 1 मिनट का, और 40 से 50 सेकंड में हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ऐसा इतना सोचने की जरूरत नहीं है जो बच्चे इतना सोच रहे हैं। 270 भी आ गया, एक नया आंसर आया है। मैंने करेक्ट प्रॉफिट पूछा, करेक्ट प्रॉफिट, और कुछ नहीं पूछा है। मैंने लिखा है 2.5 लाख का प्रॉफिट हमने शो किया है। हमें हमारा सही प्रॉफिट बताना है। चलिए 241 और 243 एक नया आंसर और आया है। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं। 240 देखो कितने आंसर आए, 243, 241, 230, 270 और एक स्टूडेंट ने 171 भी दे दिया आंसर। तो मतलब एग्जाम में 4 ऑप्शन के बियॉन्ड भी आंसर आ गए। चॉइस 4 होगी। अब देखते हैं किसका आंसर सही है। और कोई आंसर तो नहीं आया। 230, 171, 290 भी है एक आंसर। ओहो, मतलब 6 आंसर। तो इतना कंफ्यूजन चल रहा है क्लास में, मतलब ऐसी चीज़ों को बताना पड़ेगा अच्छे से। तो पहले करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल लें। तो ओवर वैल्यूड है, मतलब ये अल्टीमेटली 1,20,000 जो है वो 20% से ओवर वैल्यूड है। तो ऑलरेडी 120% पे है वो। तो करेक्ट वैल्यू हो गई 1 लाख सर। करेक्ट वैल्यू कितनी हो गई सर? कैसे निकाला आपने? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। अब इतना सबको आना चाहिए कि ये 120 से क्यों डिवाइड कर दिया। अरे 20% ज़्यादा है तो 100% पे लेकर आ गए 1 लाख वैल्यू। सर ये यहाँ पर देखें 60,000 इंटू ये 25% से अंडर वैल्यूड है। 25% से अंडर वैल्यूड मतलब ये 75% है सर। तो डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, 80,000। ये करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक है। मैंने सही किया ना? मैं एक बार देख लूँ। ये ओवर वैल्यूड था तो कम पे आना चाहिए था, ये अंडर वैल्यूड है तो ठीक है। तो अब अगर ओपनिंग स्टॉक 20,000 से ज़्यादा लिखा हुआ है, 20, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है ना 20,000, ये 20,000 और ये भी 20,000, बस 20,000 का डिफरेंस है। तो अब मैं प्रॉफिट लिखता हूँ। प्रॉफिट मैंने कितना शो किया है? प्रॉफिट मैंने 2.5 लाख का शो किया है सर। अब मैं पहले इसका एडजस्टमेंट दे रहा हूँ।
मैंने मेरा ओपनिंग, ये ओपनिंग लिखा है देखो, ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 से लिख दिया, जबकि सही वैल्यू कितनी थी 1,00,000। तो मैंने मेरा खर्चा ज़्यादा लिख दिया, तो खर्चा ज़्यादा लिख दिया मतलब मैंने मेरा प्रॉफिट क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। खर्चा ज़्यादा लिखा तो इनकम कम दिखा रखी होगी, तो 20,000 से प्लस कर देता हूँ, तो 270 तो ये हो गया। क्लोजिंग स्टॉक मैंने 60 लिख दिया, जबकि मुझे सही लिखना चाहिए था 80,000, तो क्लोजिंग स्टॉक के कारण मैंने कम लिखा है, तो मेरा 20,000 रुपये सही है। अब 290, अब इसीलिए तो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट पे ज़्यादा प्राउड होता है। एक सीए थे, इसमें इन्होंने आंसर 290 दिया है, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए केक वॉक है सीपी और एसी वो निकालना। तो ये तो बहुत नॉमिनल सी बात है बेटा। ये क्वेश्चन में जो 171 दे रहे हैं वो भगवान जाने 171 कैसे सोच के दे रहे हैं। अब वो 171 वाले बच्चे लिखें कि 171 तो कहीं से लॉजिक ही नहीं है। अब आपने अगर ऐसा कर दिया हो कि 20% माइनस, मैं बताऊँ आपने क्या किया होगा, यहाँ बोले ओवर वैल्यूड है ना, इसको कम कर दो, तो आपने 1,20,000 का 80% निकाला होगा, मैं बता रहा हूँ। आपने ये किया 96, तो बोले इम्पैक्ट कितना आ गया, बोले 24,000, ये 24,000, और आपने इधर 25% से अंडर वैल्यूड है ना, तो आई गेस आपने पता नहीं इसमें 60,000 को और अंडर वैल्यूड कर दिया हो, और आपने यहाँ लिख दिया होगा 15 का डिफरेंस। बेटा ऐसे तो कुछ भी लॉजिक नहीं है, तो सिंपल सी है। अब कुछ बच्चे, अच्छा मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मैंने चश्मा नहीं पहना बाकी नहीं, अरे मैं तो करंट ईयर की इनकम की बात ही नहीं की। मैंने तो आपसे पूछा करेक्ट इनकम क्या होना चाहिए, मैंने ये थोड़ी बोला नेट इनकम और रिटेन अर्निंग। आई हैव नॉट सेड दैट कि करंट इनकम और नेट इनकम, मैंने बोला करेक्ट प्रॉफिट क्या होना चाहिए। मैंने एस्टीमेट एरर करेक्शन की बात नहीं करी है यहाँ पर। आई एम जस्ट आस्किंग फ्रॉम यू करेक्ट प्रॉफिट। मैंने ये थोड़ी बोला कि इसका इंपैक्ट आपको रिट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली देना है। कोई बच्चे रिट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली सोच के तो आंसर नहीं दे रहे इसका। जो 241 वाले आंसर कैसे लेकर आए, 243 वाले आंसर कैसे लेकर आए हैं। अच्छा आशित कह रहे हैं कि आपने ऐसा सोचा एरर करेक्शन, इस तुमने भी ऐसा सोच के करा क्या आंसर, कि तुम्हारा आंसर 243 था। अच्छा रॉन्ग रीडिंग, हाँ वो आई कैन अंडरस्टैंड, पर इसमें एरर करेक्शन का कोई रोल नहीं है। ऐसा उल्टा सीधा दिमाग भी नहीं लगाना है एरर करेक्शन और ये। और 171 वालों ने क्या सोचा, 171 वाले जरा आंसर लिखें। राजविंदर अपन ने क्या आंसर दिया था जरा बेटा, अपनी एग्जाम नियर आ रही है, अपने को अपने का आंसर सही आने चाहिए। जैस्मिन 230 और ये 2, मेरे को तो 171 वाले बताओ वो क्या लिखे हैं, वो क्या सोच के लिखे हैं 171। बेटा रीडिंग सही करो। ये सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आप लोगों के। ये तो बिल्कुल ओपनिंग स्टॉक का इंपैक्ट कुछ बच्चे पूछ रहे नील क्यों होगा। हमने क्या बोला कि हमने करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर लिया, ओवर वैल्यूड, तो इसका नील का क्या लेना देना इससे। करेक्ट वैल्यू सर 1 लाख करो तो 20,000 से प्रॉफिट, मैंने बोला ना ये रॉन्ग प्रॉफिट है। ये एरर करेक्शन और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का इंपैक्ट आपको जब तक क्वेश्चन ना बोले रिटेन अर्निंग, और हिमांशु तुमसे भी गलत नहीं होना चाहिए बेटा, तुम भी सीए इंटर के स्टूडेंट हो, ऐसी चीजें तुमसे भी गलत नहीं होनी चाहिए। ये तो हम पढ़ते रहते हैं। लास्ट ईयर भी ओवर वैल्यूड होगा, अरे लास्ट ईयर की तो बात ही नहीं कर रहे बेटा, हम तो करंट ईयर की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर क्यों पूछ रहे, हम तो 2019 दिए ही नहीं है सर। ओवर वैल्यूड मींस प्रॉफिट इंक्रीज, सो व्हाई ऐड। बेटा ओवर वैल्यूड का मतलब प्रॉफिट इंक्रीज नहीं। ओपनिंग स्टॉक कहां लिखते हैं, एक्सपेंसेड साइज लिखते हैं ना ओवर वैल्यूड। अरे ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट साइड, आप ध्यान रखो ट्रेडिंग अकाउंट 11वीं क्लास में बनाते तो ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंडिचर साइड लिखते हैं, एक्सपेंसेस होता है। तो आपने ओवर वैल्यूड कर दिया मतलब आपने अपना प्रॉफिट कम दिखा दिया है, आपने 20,000 से प्रॉफिट कम दिखा लिया है, तो प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। खर्चा ज्यादा दिखा दिया, खर्चा 1 लाख दिखाना था, खर्चा 1,20,000 दिखा दिया, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखा दोगे तो प्रॉफिट कम दिखा दिया मतलब, इसलिए हमने उसको क्या प्रॉफिट कम दिखा दिया, तो सही प्रॉफिट किया। ठीक है यूसुफ। तो इस तरीके से आपको ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट
आने चाहिए। तो आज का लेक्चर जो था वो बेसिकली इन्वेंटरी से रिलेटेड था। इसका एक पार्ट और कवर होगा जिसमें कि हम और भी डिटेल टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे। तो ये एक लेक्चर था जिसमें कि हमने, अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन पढ़ाते समय इन टेक्निकल चीज़ों को इतने डेप्थ में जाके हम लोग कवर करें। तो अब, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो लाइव क्लासेस में आपको डाउट पूछने का मौका दिया जाता है वो इसलिए, लेकिन कई बच्चे किसी पुरानी क्लास का उठा के मेल लिख देते कि सर वो उस टाइम समझ में नहीं आया बेटा। तो बेटा लाइव क्लास में आपसे इंटरेक्शन करते रहे, फिर भी आई विल डेफिनेटली गिव यू टू रिस्पॉन्ड, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि लाइव चीज़ों को लाइव पूछ लीजिए, क्योंकि अब अगर आप मुझसे 2 दिन बाद ये पूछेंगे तो उस टाइम मैंने क्या एग्जाम्पल बनाया था, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन फॉर मी ऑल्सो। क्योंकि दिन में अगर 8 घंटे की क्लास चल रही है और 8 घंटे में 300 स्टूडेंट के अलग अलग डाउट आ जाए, कई बार डाउट की भरमार हो जाती है, तो इसलिए सम टाइम डिले हो जाता है, पर रिस्पॉन्ड जरूर आएगा आप लोगों को देर सवेर। और कभी नहीं आए तो रिमाइंडर डाल दिया करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेल में आप रिमाइंडर, जब आप किसी कंपनी में जॉब भी करेंगे ना, तो अगर कहीं से रिस्पॉन्ड नहीं आता है तो क्या डालना पड़ता है, रिमाइंडर, फॉलो अप। तो फॉलो अप ले लेना, दोबारा आ जाएगा रिस्पॉन्ड। तो सम टाइम अगर मैं भूल जाऊं, इसलिए लाइव बैचेस में आप उसको पूछ लीजिए। हाँ, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आप स्कैन करके पहुंचाएंगे ग्लैम के उससे, तो इसका रिस्पॉन्ड जरूर दिया जाएगा आपको। तो लेकिन कोशिश कीजिए कि लाइव क्लास में लाइव डाउट पूछ लीजिए इस रिलेटेड से रिलेटेड। चलिए, नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो आपको सबको टाइम पता ही है, ये एडवांस लेक्चर की क्लास है। एडवांस लेक्चर का मेन लेक्चर से रिलेवेंस होता है, मैं बार बार बता रहा हूं। बेटा ओपनिंग लास्ट ईयर भी, अभी राजविंदर आप लिख रहे हैं, आई थिंक ओपनिंग लास्ट ईयर भी ओवर वैलिड होगा, जो लास्ट ईयर कॉस्ट। अरे बेटा ओपनिंग लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा, जो ओपनिंग स्टॉक है ना वो लास्ट ईयर का क्या था, क्लोजिंग होगा। ओपनिंग क्यों होगा, वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का, हमें पिछले साल का नहीं सोचना। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एडवांस लेक्चर इट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, उसके मैसेज आ जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी मेन बैच का टाइम सेट होता है, बाकी ये नीड ऑफ द स्टूडेंट्स और जहां मेरे को लगता है कि इस लेक्चर को बनाना है, सो इट्स अ फ्लेक्सिबल टाइमिंग फॉर द एडवांस लेक्चर। बाकी हमारी रिस्पेक्टिव बैचेस जो चल रही हैं CPA CMA की, वो उसी टाइम पे होंगी।